हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 8 की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और ये चैप्टर आपके सेकंड बुक से रहने वाला है। फर्स्ट बुक में भी था, उसको हम कवर कर चुके हैं और वन शॉट में चैप्टर को कवर कर रहे होंगे और डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। आगे चले तो ये 9 चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है सेकंड बुक से, जिसमें हम 8वां चैप्टर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लास्ट चैप्टर आपका बच रहा होगा, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे कुछ दिनों के अंदर। देखो, चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? जो इंटरनेशनली हो रहा हो, और इंटरनेशनली यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में हो रहा हो, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो विभिन्न देशों के बीच क्या है? वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी का, टेक्नोलॉजी का लेन देन। ठीक है। और अलग अलग देशों के बीच में क्या हो रहा है? आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है। अब ये आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये कब एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है कि वो सारी चीजों का प्रोडक्शन खुद ही कर ले। कुछ ना कुछ चीज ऐसी रह जाती है जिसको वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता है अपने देश के अंदर। इसलिए क्या करना पड़ता है? उसको दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है उसके लिए, और वो क्या करता है? आयात कर लेता है। और इसको कुछ ऐसी चीज निर्यात करता है जो वो नहीं बना पा रहा है, वो खुद वो दूसरा देश बना ले रहा है। समझ आ गया? तो कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये क्या है? सभी देशों के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। और इंडिया की जो भागीदारी है ना भाई वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, यानी विश्व व्यापार के अंदर, वो ओनली 1% है। कितनी? 1% है। ठीक है। आगे चले। आगे देखो, अगर मैं बात करूं 1951-52 की, तो भारत का जो विदेशी व्यापार था वो कितना था भाई? 1214 करोड़ रुपए था। अब वही बात करूं 2021-22 की, अब तो खैर 25 चल रहा है, लेकिन मेरे पास एनसीईआरटी का डेटा इतना ही बताता है। 2021-22 में जो है 77,19,796 करोड़ रुपए का हो गया है अपना व्यापार, विदेशी व्यापार। ठीक है भाई। ये आपको दे रखा है कि भारत का विदेशी व्यापार क्या रहा है। 2004-05 में हम कितना निर्यात करते थे, कितना आयात करते थे। और ये हमको व्यापार संतुलन दे रखा है। व्यापार संतुलन आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट बुक में मैंने बताया था, है ना? तो व्यापार संतुलन क्या होता है? आयात और निर्यात में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर किसी देश का आयात ज्यादा है निर्यात से, इसका मतलब वो ऋणात्मक संतुलन है। और किसी देश का निर्यात ज्यादा है आयात से, तो उसका कैसा संतुलन है भाई? वो प्लस में जा रहा है, वो उसका धनात्मक संतुलन है। ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है। लेकिन आप देखो 2004-05 से लेकर 2021-22 तक हम सब माइनस में जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? कि हमारा जो निर्यात है वो आयात से कम है, यानी हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर के पहले टॉपिक की, जो कि क्या है? भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप। इसका मतलब क्या है? कि भारत का जो निर्यात है वो लगातार बदलता गया है। पहले वो किसी और वस्तु का क्या कर रहा था भाई? निर्यात कर रहा था। अभी किसी और वस्तु का निर्यात कर रहा है, यानी कि निर्यात संगठन का बदलता प्रारूप। हेडिंग समझ आई तो आगे भी समझ आ जाएगा भाई। देखो, तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, उसमें वस्तुओं की संरचना बदली है। जो वस्तुओं की संरचना है वो एक जैसी नहीं रही है, वो बदली है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जैसे कि कृषि और उससे जुड़े उत्पादों की हिस्सेदारी कम हो गई। निर्यात की बात कर रहे हैं हम। कृषि हो गया, और कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है उसकी हिस्सेदारी कम हुई है। विनिर्माण की बात कर लो चाहे आप, यानी मैन्युफैक्चर्ड जो वस्तु होती है उसकी हिस्सेदारी भी कम हुई है। ठीक है। किसमें? निर्यात के अंदर। पेट्रोलियम, अपरिष्कृत उत्पाद, ठीक है, और अन्य वस्तु की हिस्सेदारी बढ़ी है। यानी कि पेट्रोलियम हो गया, अपरिष्कृत हो गया, यानी अनरिफाइंड उत्पाद हो गए। ठीक है। और जितनी वस्तु ऐसी हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है इनके कंपैरेटिवली, किसमें? निर्यात के अंदर। और 2015-16 से 2021-22 तक अयस्क और खनिजों की हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही है। वैसे इंडिया है वो अयस्क खनिजों का भी निर्यात करता है। तो उनकी स्थिति ना कम हुई, जितना पहले थे वो उतना ही चल रहे हैं। मतलब कि जो सिचुएशन है निर्यात के अंदर वो बिल्कुल स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। समझ आ रहा है आपको? आगे चलो। पारंपरिक वस्तुओं में गिरावट। ठीक है। पारंपरिक वस्तु क्या होती है भाई? जैसे काजू वगैरह ये सब हो गए, है ना? ताजे फल फूलों की खेती, ये सब जो है ये पारंपरिक वस्तु में आती है। तो पारंपरिक वस्तु की हिस्सेदारी जो है कम होने का कारण बेसिकली क्या है? बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा।
वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जैसे जो हमारी पारंपरिक वस्तु है जिसकी डिमांड बहुत आती थी वर्ल्ड के अंदर, जो इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता था, उसकी डिमांड अब धीरे धीरे घट रही है। क्यों घट रही है भाई? क्योंकि हमें कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि काजू है, जैसे पारंपरिक कृषि उत्पाद है, काजू एक कृषि उत्पाद है जो कि बहुत पहले से चल रहा है, ट्रेडिशनल है, तो इसके निर्यात में गिरावट आई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जैसे कि फूलों की खेती के उत्पाद, ताजे फल, ठीक है, समुद्री उत्पाद होते हैं, चीनी हो गई, इन इसमें हमको क्या देखने को मिली है? हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है निर्यात के अंदर। समझ आ रहा है भाई? आगे चलो। 2021-22 में कुल निर्यात मूल्य का 67.8% हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र से आया है। हम जितना भी निर्यात करते हैं उसका 67.8% हिस्सा जो है विनिर्माण क्षेत्र से आया है। अब आप बोलोगे पीछे तो कह रहे थे कि विनिर्माण क्षेत्र की ये जो मैन्युफैक्चर्ड वस्तु है वो तो घट रहा है। भाई घटने का मतलब ठीक है, घट रहा है, पहले के मुकाबले घट रहा है, लेकिन अभी भी जो हिस्सेदारी है वो 67.8% हिस्सेदारी वो मैन्युफैक्चर्ड क्षेत्र से ही आ रही है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। चीन और अन्य पूर्वी एशिया देश भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी है। चीन चीन हो गया, और जितने भी पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है, वो सारे भारत के प्रमुख कंपटीशन है। ध्यान रखना, जो कि वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत को क्या कंपटीशन दे रहे हैं। और भारत के विदेश व्यापार में मणिरत्न हो गए, आभूषण हो गए, आभूषण यानी ज्वेलरी की हिस्सेदारी बहुत बढ़ रही है। तो इन सब चीजों में जो भारत को कोई टक्कर शायद ही दे पाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इसमें हिस्सेदारी बढ़ रही है भारत की। तो ये तो निर्यात संगठन का बदलता क्या था, प्रारूप था। अब हम क्या बात करेंगे कि आयात संगठन का प्रारूप कैसे बदल रहा है। निर्यात का बता दिया क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, किसमें स्थिति स्थिर बनी हुई है हमारी। अब आयात संगठन कैसा है? क्या हम वही चीज आयात कर रहे थे? क्या अभी उतना ही आयात कर रहे हैं? क्या आयात में कुछ सामान बदला है हमारा? तो उसकी बात हम करने वाले, ध्यान से देखना। तो भारत ने 1950 और 60 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया था, ये आपको पता भी है। कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, हमारे पास नहीं थे इतनी सारी फैसिलिटीज़, कि ना इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी, मतलब कि सिंचाई कर पाए हम। तो खाद्यान्नों की कमी हमें महसूस हुई थी। ठीक है, तो उस समय हम क्या करते थे भाई, जो हमारा आयात होता था आज़ादी के टाइम पे, जो हमारा आयात होती थी जो वस्तुएं, उसमें मिलने क्या होता था भाई? खाद्यान्न होता था, पूंजीगत माल होता था, मशीनरी होती थी, उपकरण होता था, ठीक है, और उपस्कर होता था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नहीं था ये सब चीजें। समझ आ गया? अब होता क्या है, बाद में आपको पता है हरित क्रांति आती है, वो इसी में बताऊंगा। ठीक है, तो वो क्या है, आयात का प्रारूप बदल जाएगा। जैसे हरित क्रांति आती है तो हमारा आयात का जो प्रारूप है वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि खाद्यान्न में हमने क्या कर ली, आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी। तो उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात जो है निर्यातों से अधिक था। अभी भी ज्यादा ही है, पहले भी ज्यादा था। हमारा जो आयात है वो हमेशा ज्यादा रहा है निर्यात से। ठीक है, हमेशा हमारा निर्यात कम रहा है, आयात ज्यादा रहा है। समझ रहे हो? आगे चलो। जैसे ही हरित क्रांति आती है, तो हरित क्रांति में सफलता मिलने पर क्या होता है, जो खाद्यान्नों को हम मंगा रहे थे बाहर से, उसका आयात जो है रुक जाता है, उस पर रोक लग जाती है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति की वजह से हम क्या हो गए थे, हम आत्मनिर्भर हो गए थे, हमें जरूरत नहीं थी कि भाई हम आयात करें। ठीक है, ध्यान रखना है। और 1973 में क्या आया भाई, हमें ऊर्जा संकट देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई पेट्रोलियम के जितने पदार्थ है उसमें उछाल आया। भाई आपको पता होगा इस टाइम पे पेट्रोलियम बहुत महंगा भी हो गया था। ठीक है, तो 1973 में ऊर्जा संकट आया, जैसे जैसे पेट्रोलियम के जो पदार्थ है उसके मूल्य में उछाल आया, और जिस कारण से हमारा जो आयात बजट है वो भी बढ़ गया, क्योंकि अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना पेट्रोलियम के लिए। और इस वजह से जो है, क्योंकि इस टाइम पे भाई पेट्रोलियम ऊर्जा संकट आ गया, पेट्रोलियम का उत्पाद अब मंगाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, खाद्यान्नों के आयात की जगह अब क्या होने लग गया, हमारा उर्वरक और पेट्रोलियम, ये ज़्यादा आयात हम करने लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ 1973 में ऊर्जा संकट देखने को मिलता है। समझ आ रहा है? ये टेबल है भाई जो कि आपकी बुक में दे रखी है, आयात संगठन के बारे में, कि 2015 से लेकर 2022 तक ये सारी वस्तुएं हैं, जैसे खाद्य और संबंधित वस्तुएं, ईंधन हो गया, उर्वरक, पेपर बोर्ड विनिर्मित और अखबारी कागज, और पूंजीगत वस्तुएं, और बाकी जो अन्य वस्तुएं रह गई, ये सारी वो वस्तुएं जो जिसको हम आयात करते थे। और ये सब आपको जो दे रखा है ये परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, अब जितने भी तालिका आपको ये 5.1 25.4 दे रखा है, ये सभी परसेंटेज इसको आप मान के चलो। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। जैसे कि
अगर मैं बात करूँ खाद्य और संबंधित वस्तु यानी कि खाने से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, उसका आयात जो था वो 2015 से 16 में वो 5.1% था। कोई हम 100% आयात कर रहे हैं, भारत के अंदर हम 100% आयात कर रहे हैं, जिस वस्तु को आयात कर रहे हैं उसका 5.1% ओनली वो खाद्य और संबंधित वस्तुओं का आयात हम कर रहे थे। ठीक है भाई। वही 16-17 में 5.6% हम आयात कर रहे थे, और 2020-21 में 4.5%, 2021-22 में 4.4%। इससे क्या दिख रहा है कि हमारा जो इतने भी खाद्य से संबंधित इतनी वस्तुएं हैं उसमें जो आयात हमारा लगातार गिर रहा है, यानी कि हम लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं खाद्य संबंधित वस्तुओं के अंदर। ठीक है। उसके बाद ईंधन की बात कर लो। हम 25.4% क्या करते थे भाई, आयात करते थे 2015-16 में, 2016-17 में 26.7%, 2020-21 में 25.1%, और 2021-22 में 31.6% आयात हम कर रहे थे। जितने भी वस्तुओं को हम आयात कर रहे थे उसमें 31.6% जो है 2021-22 में अकेला ईंधन था, यानी ऊर्जा एनर्जी से रिलेटेड जितना भी, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, अपना POAL हो गया, इसको हम क्या कर रहे थे, आयात कर रहे थे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। उर्वरक की बात पे आ जाओ भाई, तो 2.1% 2015-16 में, 0.9% 2016-17 में, 0.8 2020-21 में, और 0.7 आपका 2021-22 में। ऐसे आपके पूंजीगत पेपर बोर्ड विनिर्मित और हमारी कागज तो 0.8, 0.9, 0.8, 0.7। ठीक है भाई। आई थिंक मैंने नीचे बता दिया है ना। तो ये उर्वरक का है। ठीक है भाई, 2.1, फिर 1.3, फिर 1.9, और फिर 2.3। समझ आ रही है, उर्वरक का है सारा। तो उर्वरक में क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो घट रहा है बढ़ रहा हो रहा है उर्वरक में। पेपर बोर्ड की बात करो तो इसमें लगातार देखो, इसमें भी सेम ही है। 0.8 था, फिर 0.9 हुआ, फिर 0.8 हो गया, अब 0.7 है। ठीक है, घट ही रहा है, कभी कभार उछाल आ जा रहा है आयात के अंदर। ठीक है भाई, इन सब वस्तुओं में। बाकी पूंजीगत वस्तुओं की बात करूं तो 13.0 2015-16 में, 2016-17 में 13.6, और 2020-21 में 12.7%, और 21-22 में 10.1% जो है क्या, अपना आयात रहा है पूंजीगत वस्तुओं के अंदर। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है। आगे चले, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई, हमें पता है। जो पेट्रोलियम का आयात है, या जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पाद, उसके हमने आयात में क्या करी है, वृद्धि करी है। आप खुद भी देख सकते हो, जो मैंने बताया भी था आपको यहाँ पर, कि भाई हमारा जो पेट्रोलियम के उत्पाद है, जो ईंधन है, उसके उत्पाद में क्या हमें वृद्धि देखने को मिली है। तो इसका उपयोग न केवल ईंधन के रूप में होता है, बल्कि औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, और ये बढ़ते औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर की गति की ओर इशारा करता है। क्या कर रहे हैं भाई, हम पेट्रोलियम बढ़ रहा है ना आयात के अंदर, कि हम पेट्रोलियम का आयात बहुत कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, कि ये जीवन स्तर की गति को दिखा रहा है कि किस प्रकार से बेहतर जीवन होता जा रहा है, और औद्योगिकरण कैसे बढ़ता जा रहा है, ये इस चीज को दिखा रहा है। जब भी क्या हो रहा है भाई, पेट्रोलियम की मांग ज्यादा हो रही है, या पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पाद ज्यादा मंगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे माल के रूप में भी यूज होता है, और ईंधन के रूप में भी ये यूज होता है। समझ आ रहा है। और ये भी देखा गया है कि भाई पूंजीगत वस्तुओं के आयात में लगातार गिरावट बनी रही। पूंजीगत वस्तु समझ रहे हो ना भाई। तो जितनी भी ऐसी वस्तु जिससे ज्यादा पूंजी लगती है, तो पूंजीगत वस्तुओं में जो आयात है वो लगातार गिर जा रहा है। ये आपने पीछे टेबल में देखा भी होगा, ये आपने लगातार देखा भी होगा। पहले 13.0% था, फिर 13.6 हुआ, बड़ा हल्का सा, फिर कम हुआ 12.7, फिर और कम हो गया 10.1। समझ आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलो। और खाद्य और संबंध उत्पादों के आयात में गिरावट आई। बताया था मैंने आपको भाई, जितने भी खाद्य संबंधित वस्तुएं हैं उसमें गिरावट देखने को मिली। और भारत के आयात की अन्य प्रमुख वस्तुएं जो है भाई, मोती, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्न, सोना और चांदी, अलोह धातुएं शामिल है। टेबल में आपको जो अन्य वस्तु दे रखी थी ना, ये इसमें आपको मैंने बता दिया क्या आएगा, ये सब उसमें आ रहा है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। ये वस्तुएं हैं भाई सारी जितनी, ठीक है, जैसे मोती, बहुमूल्य, अल्प मूल्य रत्न हो गए, ये सब क्या, ये अन्य वस्तुएं हैं सारी। ये इनमें आप देख सकते हो 2021-22 में कितना हम क्या कर रहे थे भाई, आयात कर रहे थे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। कितने रुपए का हम जो है यहाँ पर ये आयात कर रहे थे। समझ रहे हो भाई, ये ध्यान रख लेना। ये टेबल आपकी बुक की दे रखी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापार की दिशा की, यानी हमारी व्यापार की डायरेक्शन क्या है,
यानी किस किस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं और कितना कितना कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। और व्यापार हमने कब स्टार्ट करा, क्यों कर लिया भाई, ध्यान रखना, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो भारत के व्यापारिक संबंध जो है ना, विश्व के अधिकांश देशों और प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ है। यानी वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रमुख व्यापारिक गुट है जो वर्ल्ड ट्रेड में शामिल है, और ऐसे देश जो वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, उन सब के साथ ही भारत के क्या व्यापारिक संबंध है। और भारत का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को क्या करना है, दुगना करना है, जितनी भी है उसको दुगना कर देना है, ट्वाइस कर देना है। ठीक है भाई। अब भारत ने क्या करा, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस दिशा में क्या करा, पहले से ही आयात का उदारीकरण कर दिया है भाई। आयात का उदारीकरण समझते हो ना, 1991 से पहले भारत क्या करता था भाई, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ था। घरेलू अर्थव्यवस्था में तो वो क्या करता था भाई, बाहर से व्यापार ही नहीं करता था। भारी व्यापार वो करता ही नहीं था, कह लो भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो करता ही नहीं था। आई से इंटरनेशनली ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेशनली ट्रेड वो नहीं करता था, ठीक है भाई, नहीं करता था। क्योंकि पता आपको, भारत को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, तो भारत दोबारा नहीं चाहता था कि कोई दोबारा विदेशी कंपनी आए हमको गुलाम बना ले। तो इसलिए वही दूसरी कंपनी को भारत के अंदर वो आने देते ही नहीं थे, यानी आयात वो करते भी नहीं थे। तो आयात का उदारीकरण पहले नहीं था। 1991 के बाद, जब 1991 में जब हमने एलपीजी अपनाया, क्या, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब इसको हमने अपनाया तब जाके क्या है, हमने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के दूसरे दूसरे देशों की कंपनियों के लिए खोल दिया। ठीक है भाई। तो आयात का उदारीकरण कर दिया, आयात के करों में कमी कर दी भाई। जो हम टैक्स वगैरह लगाते थे वस्तुओं पर, जो बाहर से कंपनियां भारत के बाजार में बेचती थी, हमने उसमें करों में कमी कर दी। डी लाइसेंसिंग कर दी। आपको पता होगा हमने 1991 से पहले जो है, कोई कंपनी मान लो व्यापार करना भी चाह रही है इंडिया के अंदर, तो उसको लाइसेंस की जरूरत होती थी। किसकी भाई, लाइसेंस की जरूरत होती थी, क्योंकि आसानी से मिलता भी नहीं था। तो लाइस तो लाइसेंस की जरूरत होती थी। 1991 में जब एलपीजी आया, उसके बाद जो है डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। उसके बाद पेटेंट में बदलाव करा गया। क्या होता है भाई पेटेंट का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो भाई। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी कंपनी किसी बंदे ने, किसी कंपनी ने कुछ नई वस्तु बना दी, ठीक है भाई, कोई नई वस्तु का आविष्कार कर दिया, नई वस्तु का आविष्कार कर दिया भाई आविष्कार। अब उसका क्या रहता है, पेटेंट का मतलब बता रहा हूँ, उस पर क्या रहेगा, उस कुछ वर्षों तक, लगभग 20 वर्ष रहते हैं, उस पर क्या रहेगा, उस बंदे का, उस कंपनी का एकाधिकार रहेगा। मतलब कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता उस चीज को जो उसने यहाँ पर इन्वेंट करा है। तो ये होता था भाई। तो भारत ने क्या करा, पेटेंट में जो ये एक अधिकार वाली चीज होती है, इसमें भी कुछ बदलाव कर दिए, इसमें भी कुछ बदलाव कर दिए, कुछ रूल्स वगैरह में, ताकि जो व्यापार है वो अनुकूल हो जाए, ताकि व्यापार जो है, व्यापार में सुधार हो जाए। इसलिए भारत ने क्या करा, जितने भी बैरियर बीच में आ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करी, ताकि हमारी जो हिस्सेदारी है विश्व व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, वो दुगनी हो जाए। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है। आगे चलो। भारत का जो अधिकतर विदेशी व्यापार है वो समुद्री और वायु मार्गों द्वारा होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग के द्वारा भी होता है। बोलोगे है किस जगह से होता है, जो हमारे नेबर कंट्रीज है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ जो हमारा व्यापार है वो, थोड़ा बहुत व्यापार जो होता है वो सड़क मार्ग के द्वारा हो जाता है। समझ रहे हो। और पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है बेसिकली व्यापार, क्योंकि आसानी पड़ती है। आगे देखो भाई, भारत के आयात व्यापार की दिशा, यानी भारत कहाँ से आयात कर रहा है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया और आसियान की कंट्रीज हैं। एशिया आसियान में कितनी कंट्रीज है, या मुझे कमेंट में बताओगे, पढ़ते हो ना पोल साइंस में, मुझे कमेंट में बताना आप कि आसियान के अंदर कितनी कंट्रीज हैं। समझ आ गया। तो भारत के आयात व्यापार की दिशा करोड़ रुपए में बतानी है, मतलब करोड़ रुपए में यहाँ पे बता रखी है। 2016-17 का डेटा ये, और 2021-22 का डेटा ये रहा, और सब ये करोड़ों में है। तो यूरोप की बात करूं, तो यूरोप में देखो 4,03,972 रुपये, ठीक है। तो एक करोड़ में, यानी 4,03,972 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो यूरोप से आयात करता था इंडिया। ऐसे आप सारे नीचे देख सकते हो, ये 2016-17 का डेटा है, 2021-22 का डेटा ये रहा। समझ आ गया।
तो अब देख सकते हो ज्यादा व्यापार किससे हो रहा है। ज्यादा व्यापार जो हमारा है वो अगर 2021-22 की बात करता हूँ, तो हमारा एशिया और आसियान कंट्री से आप देखो कि हमारा कितना व्यापार हो रहा है करोड़ रुपए में, ठीक है ना भाई, ये ज्यादा आपको दिख रहा होगा। तो हमारा एशिया और आसियान के जितने भी कंट्री है वहां से ज्यादा व्यापार हो रहा है, यानी वहां से ज्यादा हम आयात कर रहे हैं। आगे चले। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जो कि है समुद्री पत्तन। क्या? समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन, आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट बुक में बताया था कि जो पत्तन होते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये आपको पता होगा, अगर पता है तो भाई पहले कमेंट कर दो यहीं पर वीडियो रोक के, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। कोई समुद्री पत्तन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। समुद्री मार्ग जितने भी तट है, जितने भी कंट्रीज है उनके तटों पर क्या होते हैं? बंदरगाह विकसित होते हैं। बंदरगाह और पत्तन विकसित होते हैं। पत्तन और बंदरगाह में अंतर क्या है इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो बंदरगाह पत्तन विकसित होते हैं जिस वजह से क्या होता है कि भाई दूसरे देश का सामान है वो यहाँ पर आ जाता है, लोड होता है, अनलोड होता है, और जहाँ पहुंचना होता है पहुंच जाता है। इसे जो है समुद्री पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर इसलिए पत्तन ना हो तो भाई जो है प्रवेश होगा कैसे, सामान, ध्यान रखना है। समझ आ गई, इसलिए ये बातें थी। तो देखो अब आगे आपको और समझ आ जाएगा। तो भारत जो है भाई देखो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या अरब सागर है, यहाँ भाई बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, और प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान करी है, ये आपको पता है। आगे चले। और कितनी बड़ी तटरेखा है मुझे कमेंट में बता देना भाई। लंबी तटरेखा तो है, कितनी है कमेंट में बता देना। चले आगे। तो देखो भाई, तो जल है वो सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है। तो जल है क्या करता है भाई? सस्ते परिवहन के लिए। आपको पता है भाई जल की ज्यादा रख रखाव नहीं करना पड़ता है, रख रखाव नहीं करनी पड़ती है। और पूरा पूरा जो वर्ल्ड है वो जो जैसे कि हमारे बात कर लो जैसे अरब सागर है वो आगे किसी समुद्र से जुड़ा होगा, फिर वो आगे किसी और समुद्र से जुड़ा होगा, तो हमें जहां भी जाना है वो समुद्री मार्ग की जगह जा सकते हैं। तो जल क्या है? सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करते हैं, ना कि उबड़ खाबड़। ऐसे अब सड़क पर जाओगे उबड़ खाबड़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको पानी में ऐसा उबड़ खाबड़ जगह नहीं मिलेगी, सपाट तल मिलेगा। और समुद्री यात्राओं की जो है भारत में एक लंबी परंपरा रही है कि समुद्र के जरिए व्यापार करना, समुद्र के जरिए यात्रा करना, तो भारत के अंदर काफी परंपरा रही है इसकी। और भारत में समुद्री पत्तनों का एक ऐसा रोचक तथ्य ये है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर क्या अधिक पत्तन है। आपको पता होगा अगर मैं बनाऊं भारत, तो हमारा जो ये पश्चिमी तट है यहाँ पर क्या है हमारे ज्यादा पत्तन है। यहाँ पर क्या है भाई? ज्यादा पत्तन है इसके मुकाबले। यहाँ पर जो है जितने भी पत्तन है वो यहाँ पर कम है। और प्रेशर भी ज्यादा इन्हीं पत्तनों पे रहता है। प्रेशर भी ज्यादा है वो इन्हीं पत्तनों पे रहता है, इन पे कम रहता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे चले। भारत के अंदर टोटल 12 प्रमुख पत्तन है और 200 छोटे पत्तन है। ठीक है भाई, 12 क्या है मेन है, बाकी 200 छोटे हैं। और जितने भी भाई बड़े पत्तन है, जैसे 12 प्रमुख पत्तन है, इसका जो रिलेशन है वो संबंध है वो केंद्र सरकार के द्वारा है। मतलब केंद्र सरकार इसका ध्यान रखती है और पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। जितने भी छोटे पत्र जैसे कि 200 पत्र छोटे हैं ये, तो इनका संबंध जो है वो राज्य सरकार से है। तो इन पर छोटे पत्रों पर जो नीति है वो राज्य सरकार बनाएगी। समझ आ रहा है आपको? ये ध्यान रखना है। आगे चले। अब देखो भाई अंग्रेजों की बात भी यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमको लूटने के लिए तो आए थे। और लूटने के लिए आए थे तो उन्होंने क्या करा, हमारा कच्चा माल अपने जगह इंग्लैंड में भेजा। ठीक है। तो अंग्रेजों ने इन पत्थरों का उपयोग जो था वह संसाधनों के अवशोषण के केंद्र के रूप में किया। जो संसाधन यहाँ से अपनी जगह पहुंचाई, तो उन्होंने क्या करा, इन पत्थरों का यूज कैसे करा, संसाधनों के अवशोषण केंद्र के रूप में। इसके जरिए फिर वो समुद्र मार्ग के जरिए पहुंचा लेते थे अपनी जगह पर। आगे देखो, जितने भी आंतरिक प्रदेश है, आंतरिक प्रदेश समझते हो ना, एक देश के अंदर के भाग, एक देश के अंदर के भाग। अब भाई अगर अब तुम्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है, तो भाई जो मेन आपका जहां से सामान आ रहा है उसको पत्तन तक पहुंचाने का काम भी होगा भाई। तो उस पत्तन तक पहुंचाने के लिए
जितने भी बाजार है उसको जोड़ने का काम किसने करा है भाई? रेलवे ने करा है। किसने करा है? रेलवे ने करा है। तो आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने क्या कर, जितने भी स्थानीय बाजार है उसको क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ दिया। ठीक है। और क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ दिया, और राष्ट्रीय बाजार किससे जुड़ गए? वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए। समझ आ गया? किस वजह से हो पाया? रेलवे के विस्तार की वजह से। क्योंकि जहाँ से जो मेन सोर्स है, जहाँ से सामान आ रहा है, उसको मेन पोर्ट तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए भाई। तो वो रेलवे ने मदद करी। पहले बहुत मुश्किल होती थी, फिर बाद में रेलवे का विस्तार हुआ तो उससे क्या हुआ, हमें सुगमता मिली। क्या सुगमता प्राप्त हुई? आगे चले, देखो। और स्वतंत्रता के बाद देश के विभाजन से भारत के दो जो इम्पोर्टेंट पत्तन थे वो अलग हो गए। क्या कर सकते हैं? वो अलग हो गए। पहला था भाई कराची पोर्ट, जो कि पाकिस्तान का था। और दूसरा चिटगांव पत्तन, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था भाई, बाद में 1971 में हमने उसको आज़ाद कराया। तो फिर वो बांग्लादेश का हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश में वो चले गया। तो दो ध्यान रखना भाई, कराची पोर्ट और एक आपका चिटगांव, ये दो पत्तन है। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना। अगर इंडिया का मैप ले रखा हुआ तो दिखा देंगे, 2 मिनट। देखो, जैसे कि चिटगांव पत्तन देखो, वो चिटगांव बांग्लादेश में चले गया है। तो जो ये वाला पत्तन है, ये पूरा बांग्लादेश है। देखो मैं बना देता हूँ पहले, ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो देख रहे हो आप, जहाँ मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है भाई? चिटगांव पत्तन है। यहाँ पर क्या है? चिटगांव पत्तन है। तो ये पहले इंडिया का था भाई, अब चले गया बांग्लादेश के पास। ऐसे ही ये पाकिस्तान दे रखा है इधर, है ना? तो मान लो यहाँ पूरा पाकिस्तान में बना भी देता हूँ। तो यहाँ पे कहीं इस जगह पे क्या है? कहीं कराची पोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो वो कराची पोर्ट हो गया, पहले भारत का था, वहां पे पाकिस्तान में वो चले गया है। समझ आ रहा है? तो दो मेन हमारे पत्तन थे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास चले गए हैं। अब इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अब क्या करें? पाकिस्तान की तरह रोएंगे तो नहीं। पाकिस्तान की तरह रोएंगे तो नहीं। हमने क्या करा? इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, इसके नुकसान के लिए हमने क्या करें? नए पत्तनों को विकसित कर लिया भाई। हमने क्या करा? नए पत्तनों को विकसित कर लिया। ऐसे अब कौन से पत्तन थे? तो पश्चिमी साइड में हमने कांडला पत्तन। अभी आपको सब समझ आ जाएगा, बस अभी नाम याद रखो, इन सब के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है। तो पश्चिम में कांडला पत्तन हमने विकसित कर लिया। और पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हमने कर लिया। क्या कर लिया भाई? डायमंड हार्बर का हमने विकास कर लिया। हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। बंदरगाह होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, पत्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम पत्तन और बंदरगाह के बीच में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। देखो, अगर पत्तन की बात करूं, पहले बंदरगाह की बात सुनते हैं। ठीक है। तो बंदरगाह एक तरह से क्या लो ना, ये प्राकृतिक है। ये क्या है भाई? प्राकृतिक है। जहां पर क्या होता है कि जितने भी भाई शिप्स हैं, जितनी भी शिप्स हैं वो आती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन दी जाती है। वहीं जब पत्तन की बात करता हूँ तो ये मैन मेड होते हैं। पत्तन क्या है? ये मैन मेड है। ये मैन मेड होते हैं, यानी इंसान ने आर्टिफिशियली इसको बनाया होता है। कहाँ पर बनाया होता है? ये बनाया होता है भाई इसी बंदरगाह के आसपास। इसी बंदरगाह के आसपास जो है ये बनाए होते हैं। बंदरगाह के आसपास बनाए होते हैं। किस लिए बनाए होते हैं? ताकि इस बंदरगाह को ये क्या दे सके? फैसिलिटीज दे सके। फैसिलिटीज दे सके इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि फैसिलिटीज किस तरह की? लोडिंग की, अनलोडिंग की फैसिलिटीज हो गई। ठीक है। और स्टोर करने की फैसिलिटी हो गई। तो ये सब जो फैसिलिटीज है ये दी जाती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है। तो जो मैनमेड बंदरगाह आप कह लो, उसको पत्तन बोल रहे हैं, वो सब ये प्रोवाइड कराते हैं उसी बंदरगाह के आसपास जो प्राकृतिक रूप से है। समझ आ रहा है? तो हमने क्या कर दिया भाई? डायमंड हार्बर विकसित कर लिया हुगली नदी पर। तो डायमंड हार्बर को रिप्लेस कर दिया किसने? सॉरी, चीटगांव को रिप्लेस किसने कर दिया? डायमंड हार्बर ने। और जो कराची पोर्ट था, कराची पत्तन था, उसको हमने किससे रिप्लेस करवा दिया? कांडला पत्तन से। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे चले। अब इस बड़ी हानि के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हमारा देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय जो पत्तन है वो निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। सही बात है, देख लो हमारा जो व्यापार है, हमारा जो पोर्ट है, पत्तन है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आजादी की बात से देखते हैं तो आज भारतीय पत्तन जो है विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटान करते हैं। ठीक है भाई, घरेलू की बात तो है ही, वो विदेशी व्यापार का निपटान भी कर रहे हैं। और अधिकतर पत्तन जो है ना, हमारे जो पत्तन है आज के टाइम के 12 महीने 200 छोटे छोटे हैं, तो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, वो आधुनिक तौर पर है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। यूं कह लीजिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक ही वर्ड लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या अवसंरचना, मॉडर्न अवसंरचना है, मतलब कुछ भी ओल्ड नहीं है। ठीक है, मॉडर्न क्या संरचना हम देखने को मिलती है जितने भी भारत है, भारत के पत्तन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे चले। और पहले पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अभिकरणों पर थी। ठीक है, जितने भी पत्तनों का विकास करना है, ठीक है, उनको आधुनिक बनाना है, इसकी जिम्मेदारी पहले सरकारों के पास थी। ठीक है, सरकारी एजेंसीज के पास थी, लेकिन बाद में काम के बढ़ने की वजह से, ठीक है, और पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समकक्ष बनाना है, मतलब कि जो हमारे पोर्ट है उसको इंटरनेशनल जैसे पोर्ट है उनके बराबर लेके आना है। तो इस वजह से क्या करा, भारत के पत्तनों के जो आधुनिकीकरण है ना, उनको मॉडर्न बनाने की जिम्मेदारी हमने किसको दे दी, निजी उद्यमियों को दे दी। ठीक है, जो इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, हमने उनको दे दी जिम्मेदारी। समझ आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो। अब यहाँ पर हम अलग अलग पत्तनों की बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से मेन पत्तन है। सब पत्तन की बात नहीं करेंगे, मेनली 12 पत्तनों की बात हम कर रहे होंगे, और जहाँ से क्वेश्चन के एग्जाम में आता है। तो पहले हम बात करेंगे भाई किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे दीनदयाल पत्तन की। क्या, दीनदयाल पत्तन की, जिसको हम कांडला पत्तन भी बोलते। ठीक है, ये रहा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये अपना नाम हो गया, जैसे कि 2 मिनट को यहाँ है बेसिकली। ठीक है, कांडला पत्तन कहाँ है, इधर साइड, ये यहाँ पर क्या कांडला पत्तन है। एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, दिख जाएगा आपको। ठीक है, गुजरात में, और ये भी ध्यान रखना। तो इस पत्तन को जो है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए और मुंबई पत्तन पर दबाव को कम करने के लिए एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। बताया मैंने कि कराची पोर्ट चले गया भाई, कराची पोर्ट चले कोई बात नहीं, हमने कांडला विकसित कर लिया, जिसको दीनदयाल पत्तन भी बोल रहे हैं। और पत्तन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंसानों ने डेवलप करा, मैनमेड है ये। तो समझ आ रहा है भाई। तो इस पत्तन को बेसिकली बनाया क्यों गया है, जो हमारे पश्चिमी देशों से व्यापार हो रहा है और उत्तर पश्चिमी भाग जो है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वहां तो व्यापार हमें कर रहे हैं। और जैसे कि अब पता है आपको, अगर मैं उत्तरी भारत बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, मैप पे मत जाना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो हमारा जितना भी पश्चिमी भारत हो गया ये वाला हिस्सा, और जितना भी हमारा उत्तर पश्चिम वाला एरिया हो गया, तो ये भी तो व्यापार करते होंगे, ये भी व्यापार करते होंगे। तो इनकी वस्तुओं को, अगर ये वस्तु इंटरनेशनली जाती है व्यापार के लिए, तो क्या करेंगे, किस पतन का यूज करेंगे, ये भाई दीनदयाल पत्तन का ही यूज करने वाले, नहीं कांडला पत्तन का ही यूज करेंगे। तो इस पत्तन को पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और मुंबई पत्तन जो आगे बताऊंगा आपको, मुंबई पत्तन पर प्रेशर कम करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो एक ही पत्तन होगा तो उस पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से मुंबई पत्तन पर दबाव कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए एक और प्रमुख पत्तन हमने विकसित कर लिया। और आगे चले। और इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम पेट्रोलियम उत्पाद, जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पाद होते हैं, उर्वरक हो गए, इसको ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। ठीक है भाई, जितने भी भारी मात्रा में जितने भी वैसे पदार्थ है, पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, उर्वरक हो गए, इनको ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए समझते हो ना आप, इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब तो एक्सपोर्ट हम करते ही नहीं है, ध्यान रखना है, इसके लिए बनाया गया है। आगे चल, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई पत्तन की। पीछे मैंने बताया कि जो मुंबई पत्तन है भाई आपका ये, अब इस पर दबाव कम करने के लिए कि यहाँ पर दीनदयाल पत्तन ये विकसित करा गया था, और कराची पोर्ट की जगह इसने ले ली थी। ठीक है भाई, दीनदयाल पत्तन है। तो मुंबई पत्तन क्या है, बेसिकली एक प्राकृतिक पत्तन है, यानी कि ये नेचुरली रूप से डेवलप है, इसलिए इसको हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पत्तन है, इसको इसलिए हम बंदरगाह भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में हार्बर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो देश का पत्तन है ना भाई, ये मुंबई पत्तन हमारे भारत देश का एक ऐसा पत्तन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सबसे बड़ा पत्तन है ये। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि
जो मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट, भूमध्य सागरीय देश यानी भूमध्य सागर के आसपास वाले देश हो गए, और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है हमारा जो मुंबई पत्तन है। देखो कैसे, ये अपना इंडिया है भाई, ये क्या है, ये पूरा अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये हमारा मुंबई पत्तन है, यहाँ पर क्या है, मुंबई पत्तन है। तो हमें चाहे अफ्रीका से व्यापार करना हो, इसी पत्तन के जरिए हो सकता है, ठीक है। और आगे जाओगे देखो, ये यहाँ पर आपके सुएज कैनाल आपको देखने को मिलती है, मैंने बता रखा है आपको चैप्टर में, यहाँ पे सुएज कैनाल आती है, इसके जरिए आप यूरोप यूरोप में व्यापार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो आप इजीली व्यापार कर सकते हो, और ये आपका मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और मिडिल ईस्ट तो बिल्कुल पास में ही है इधर, ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट हो गया। तो इसी मार्ग के निकट क्या है, हमारे मुंबई पत्तन की स्थिति है। तो अगर इन सब से व्यापार करना है तो मुंबई पत्तन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब वापिस पीछे चले, ये तो समझा दिया आपको, इधर देखो। अब जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है, कहने का मतलब है कि हमारा मुंबई पत्तन एक ऐसा पत्तन है जहां से विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग जो है होता है। और ये पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये बता दिया है। अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन की, कहाँ पर है, आप एक इसकी लोकेशन देख लो, ये मुंबई पत्तन हो गया, ठीक है भाई। और अगला पत्तन क्या है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, यहाँ पर है, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा और हाईलाइट हो भी रखा है। ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, महाराष्ट्र के अंदर ही है, देखो। तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन को हम नहावा शेवा भी बोलते हैं, ठीक है, नहावा शेवा पत्तन ही बोलते हैं। और ये मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए है, ठीक है, ये मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था, और ये भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। क्या है, कंटेनर पत्तन है भाई। क्या होता है कंटेनर पत्तन, ये कंटेनर है, ठीक है, देख रहे हो आप, जो अब इसके अंदर सारा सामान लोड कर दिया जाता है, ठीक है, स्टोर करके रख दिया जाता है। तो ये विशालतम कंटेनर पत्तन है, क्या भाई, अपना जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में ही है। और मुंबई पत्तन के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये अपना पूरा, ये साउथ वाला इंडिया का मैप हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये लोकेशन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पत्तन की, जो कि है मारमागांव पत्तन। कहाँ पर है, आप इमेज में लोकेशन देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पर है, तो गोवा का एक प्राकृतिक पत्तन है ये, तो इसको बंदरगाह भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये मारमागांव जो पत्तन है, गोवा का एक प्राकृतिक पत्तन, अभी मैंने बताया आपको। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में इसका क्या होता है, पुनः प्रतिरूपण होता है। यानी कि पुनः प्रतिरूपण का मतलब होता है जिसको हम फिर से बना रहे हैं, उसका फिर से एक मॉडल चेंज कर रहे हैं, उसका प्रतिरूप बदल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो 1961 में क्या होता है, इसी मारमागांव पत्थर का क्या होता है, पुनः प्रतिरूपण होता है, यानी इसका हमने मॉडल के प्रतिरूप को हमने फिर से क्या करा, प्रतिरूप दिया, एक नया रूप दे दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, इसका महत्व बढ़ गया, किसका, मारमागांव पत्तन का। और जापान को लौह अयस्क के निर्यात में मारमागांव पत्तन का नाम जरूर आता है, ये ध्यान रखना है। और कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोंकण रेलवे पढ़ा था आपने, ठीक है, पिछले चैप्टर में ही, जो कि महाराष्ट्र से गोवा तक है ना, गोवा के बाद फिर आगे तो अपना क्या है, कर्नाटक तक भी जाता है, मंगलोर तक, है ना भाई, ये ध्यान आपको रखना है। तो कोंकण रेलवे ने क्या करा, इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये पृष्ठ प्रदेश क्या है, ये पृष्ठ प्रदेश क्या है, तो एक पत्तन के द्वारा, ठीक है, पत्तन से कौन कौन से राज्य, कोई पर्टिकुलर पत्तन है अपने पास, कौन कौन से राज्य जो है उसका यूज करते हैं, वही क्या हो जाएंगे, उसके पृष्ठ प्रदेश हो जाएंगे, उसका यूज करते हैं। जैसे कि अब ये मारमागांव पत्तन है, इसका यूज जो है भाई कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र करता है, ठीक है। मतलब कि कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र से जो भी सामान है, जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना चाहता है व्यापार करने के लिए, तो वो इसी पत्तन का यूज करेंगे। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके इसके पृष्ठ प्रदेश हो जाएंगे। समझ आ गया, आगे चलो। उसके बाद न्यू मंगलोर पत्तन, ठीक है, न्यू मंगलोर पत्तन कहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम मंगलुरु भी बोल देते हैं, ध्यान रखना है।
तो ये आपका कर्नाटक का पत्तन है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक के अंदर है। ये सारे मेन पत्तन है, बताया था ना 12 प्रमुख पत्तन है, तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है। लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। मारवा गांव से भी होता है, और इसके द्वारा भी जो लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी वस्तु जिसके अंदर लोह की प्रेजेंस ज्यादा होती है, लोह सांद्रण ज्यादा होता है, तो उसकी निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। और ये पत्तन भी उर्वरक हो गए, पेट्रोलियम हो गए, खाद्य तेल हो गया, कॉफी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, ये सब का निपटान करता है अपने अपने इस पत्तन से। ठीक है, न्यू मंगलोर पत्तन से। और कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो कर्नाटक है वो अकेला क्या है, मेन प्रमुख क्या है, पृष्ठ प्रदेश है। यानी कर्नाटक का जितना भी माल है वो इसी इसी पत्तन के जरिए जो है दूसरे देशों तक जाता है। आगे चले, अगला है कोची पत्तन। क्या है भाई? कोची पत्तन। कहाँ है भाई कोची पत्तन? ये आपका केरला हो गया, आपको पता है। तो यहाँ पर आपका कोची पत्तन है, तो केरल के अंदर है ये। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो कोची पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है, यानी कि एक बंदरगाह है ये। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। ठीक है ना, पहले इसी की बात हम कर लेते हैं। स्वेज कोलंबो, देखो कोलंबो कहाँ है भाई? ये श्रीलंका है। ये श्रीलंका दिखा रहा हूँ जो मैं आपको, यहीं पर ही कोलंबो है। यहीं क्या है? कोलंबो है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब स्वेज कहाँ है भाई? आपको मैंने स्वेज नहर के बारे में बता रखा है, ये पूरी स्वेज नहर है। ये क्या है? स्वेज नहर है। अगर आप जानते नहीं हो स्वेज नहर के बारे में, तो चैप्टर की वीडियो देख लेना, फर्स्ट बुक में जो है परिवहन और संचार, उस चैप्टर में बता रखा है। तो ये क्या है? स्वेज नहर है। और ये हमारा कोची पत्तन, ये केरल है अपना ये वाला हिस्सा। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? कोची पत्तन हो गया। ठीक, कोची पत्तन हो गया जहां मैं दिखा रहा हूँ। तो कोची पत्तन कहाँ पर है? स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित है। ये पूरा स्वेज कोलंबो मार्ग है। ये कोलंबो, ये देखो यहाँ पे श्रीलंका का कोलंबो हो गया, ये वाला मार्ग पूरा, और ये जा रहा है कहाँ तक? अपना पूरा स्वेज नहर से होते हुए आगे तक जा रहा है ना भाई? तो जो अपना कोची पत्तन है, ये पूरा स्वेज कोलंबो वाला हिस्सा है, ध्यान रखना, मार्ग है। तो ये जो अपना कोची पत्तन है, स्वेज कोलंबो मार्ग पर अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। और यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है भाई, तो कोची पत्तन किसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है? केरल की, दक्षिणी कर्नाटक की, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की। मैं कह सकता हूँ ये इसके पृष्ठ प्रदेश है। कोची पत्तन के पृष्ठ प्रदेश की बात आएगी तो आप इनका नाम याद रखना भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, या आता ही है, कि जो आपको कोची पत्तन है ना, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, समझ आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बता ही दिया। स्वेज कोलंबो मार्ग जो है उसके पास अवस्थित है। उसके बाद कोलकाता पत्तन, या कोलकाता पोर्ट आप कह लो। तो कोलकाता पत्तन जो है ना, हुगली नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर है भाई? हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। तो कोलकाता पत्तन की बात हो रही है, हुगली नदी पर ये है, हुगली रिवर जिसे बोलते हैं। और आपको पता होगा हुगली रिवर जो है ये गंगा की शाखा है ना। गंगा नदी आगे जाके बढ़ जाती है, तो उसमें से एक हुगली निकलती है, तो हुगली की शाखा है। तो जो कि कोलकाता पत्तन है, ये हुगली नदी पर अवस्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर ये स्थित है। और मुंबई पत्तन की तरह ना भाई, इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। कैसे? कोलकाता पत्तन का। कोलकाता तो मेन जगह थी भाई, मेन अड्डा था, कह सकते हो आप, ब्रिटिशों का। और कोलकाता को जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक लाभ भी प्राप्त था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोलकाता तो मेन है, तो ब्रिटिश राजधानी होने का भाई फायदा मिल रहा था कोलकाता को, तो इसलिए अंग्रेजों ने इसका विकास भी करा था। और कोलकाता पत्तन जो है हुगली नदी पर द्वारा लाई गई गाद की समस्या से जूझता भी रहता है। ठीक है भाई, क्योंकि हुगली नदी है, वो अपने साथ गाद भी लेके आती है। तो कोलकाता पत्तन लगातार जो है इस समस्या का सामना करता है। ठीक है भाई, कोलकाता पत्तन दिखा चुका हूँ। अ, ये क्या है भाई आपका? ये बांग्लादेश है, और ये वेस्ट बंगाल है। ये पूरा क्या है आपका? वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर क्या है आपका? ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है आपका? कोलकाता पत्तन है। जस्ट इसी के नीचे हल्दिया पत्तन भी है, क्योंकि कोलकाता पत्तन को भाई, जो कोलकाता पत्तन है उसका प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। और इसके पृष्ठ प्रदेश की बात करूं,
जो कोलकाता पत्तन है, अब इसके जरिए किस किस देशों का व्यापार हो रहा है, ठीक है। देश क्या, किन किन राज्य जो है, कौन कौन से राज्य जो है इसका यूज कर रहे हैं। राज्य तो यूज कर ही रहे, कुछ कुछ देश भी यूज कर रहे हैं। देखो जैसे कि पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य इसमें आ जाएंगे। उत्तर पूर्वी यानी जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी हैं, यानी भूटान और नेपाल, ये क्या है, स्थल रुद्ध कंट्री है। यानी यहाँ पर कोई रिवर वगैरह नहीं है, ये पूरे क्या है, स्थल से पूरे ढके हुए हैं। क्या आपको पता है? तो स्थल रुद्ध क्या है भाई, अपनी ये कंट्री है। जैसे कि ये नेपाल हो गया, इधर से भी ये स्थल से ढका हुआ है, ऊपर से भी स्थल से ढका हुआ है। ये भूटान भी देख लो, ऊपर भी स्थल से ढका हुआ है, नीचे भी स्थल से ढका हुआ है। तो ये दोनों भी क्या है, इसी पश्चिम बंगाल में जो पत्तन है हमारा कोलकाता पत्तन, इसका यूज करते हैं अपना व्यापार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है क्या, अपना कोलकाता पत्तन। समझ आ रहा है, ये समझा ही दिया हूँ। हल्दिया पत्तन की बात कर लेते हैं। जस्ट कोलकाता के नीचे ही है, ये कोलकाता पत्तन है, तो नीचे हमारा हल्दिया पत्तन है। आगे देखो, तो हल्दिया पत्तन जो है ना, कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। कैसे डाउन स्ट्रीम पर है भाई, देखो, अगर आपको इधर नहीं दिख रहा तो इधर ही देख लो, ठीक है भाई। ये कोलकाता पत्तन है भाई, ये वाला, ठीक है। जस्ट इसके यहाँ पर कितना है ये, 105 किलोमीटर अंदर डाउन स्ट्रीम पर, मतलब नीचे। ये हुगली रिवर है, ठीक है। तो ये इसकी जो नीचे वाली धारा है, डाउन स्ट्रीम जो है, अनुप्रवाह, तो ये कोलकाता पत्तन का एक कितना नीचे है, 105 किलोमीटर अंदर डाउन स्ट्रीम, यानी कि इसके नीचे वाली जगह पर क्या है, स्थित है। समझ आ रहा है। और इसका निर्माण जो है कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है, ठीक है भाई। तो कोलकाता पत्तन, जैसे मुंबई पत्तन में भीड़ रहती है, वैसे ही कोलकाता पत्तन पे भी भीड़ रहती है। तो इस संकुलता को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण करा गया था, ये बता चुका हूँ पहले ही। और ये लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, उर्वरक हो गए, जूट और जूट उत्पाद, और कपास और सूती धागे, इन सब का निपटान करता है। समझ रहे हो? तो कोलकाता और हल्दिया जो पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मुंबई पत्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोच्चि भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? ये हो गया अपना। अब आ जाओ पारादीप पत्तन पर, ठीक है भाई। पारादीप पत्तन कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है ये, उड़ीसा के अंदर है, ये पूरा उड़ीसा है। तो उड़ीसा में अपना क्या, पारादीप पत्तन है, ये रहा। ये क्या है अपना, पारादीप पत्तन। देखो, तो पारादीप पत्तन जो है ना, कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। तो ध्यान रखना है भाई। और जो अपना पारादीप पत्तन है, ये 100 किलोमीटर दूर महानदी पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और डेल्टा समझते हो ना आप, जैसे कि महानदी निकल रही आई, ठीक है। इसमें समुद्र में मिलने से पहले इसने क्या करा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इन्हें क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया। तो इसी पर क्या है, यहाँ पर पत्तन बना हुआ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पारादीप पत्तन बोल रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, ठीक है। इसका जो पोताश्रय है, जहां पर पोत यानी कि जहाज आश्रय लेते हैं, पोताश्रय का मतलब क्या है, जहां पर जहाज आश्रय लेते हैं, ठीक है, आश्रय लेते हैं, ठहरते हैं। तो यहाँ पर जितने भी भारी पोत है, ठीक है, भारी जहाज है, उसके निपटान के लिए सबसे ये अनुकूल माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, अनुकूल माना जाता है ये, ठीक है भाई। समझ आ रहा है? आगे देखो, इसके इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए निपटान विकसित किया गया है। और इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत आपका उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा और छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो भाई जैसे बड़े पैमाने पर जो लौह अयस्क का निपटान करना, निर्यात करना है, तो उसके लिए जो है अपना पारदीप पत्तन बहुत सही है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर है, मैंने बता चुका हूँ, महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। और पृष्ठ प्रदेश उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। यानी मेनली ये जो तीन राज्य हैं जो इसका यूज करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। विशाखापट्टनम पत्तन की बात कर लेते हैं। कहाँ है विशाखापट्टनम पत्तन, ये रहा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रख लेना है आपको, ये विशाखापट्टनम पत्तन है। तो विशाखापट्टनम जो पत्तन है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो कि एक भू आवत पत्तन है। क्या है ये, भू आवत पत्तन है। दिखता कैसे होगा, देखोगे, ये आपका क्या है, विशाखापट्टनम का पत्तन, अगर आप देखना चाहो तो।
ये एक भू आवत पत्तन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भू आवत पत्तन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो उसमें विशाखापट्टनम भी हो रहा होगा, तो वो आंसर हो जाएगा। तो जिसे क्या, ठोस चट्टान और बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। तो विशाखापट्टनम पत्तन बनाया कैसे गया, बना दिया। एक भूआवत पत्तन है, यानी पूरा भूमि से ढका हुआ पत्तन है। तो इसमें क्या बना, ठोस चट्टानों को काटा, बालू को हटाई, और एक नहर के द्वारा जो है हमने समुद्र से जोड़ दिया। मान लो हमने एक नहर बनाई, और इसको हमने ये हमने पूरा पहाड़ वगैरह काटा, ठीक है भाई, ठोस चट्टान काटने के बाद यहाँ मान लो समुद्र है, तो और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये पूरा पोर्ट बना दिया, यानी एक नहर के द्वारा हमने समुद्र से जोड़ दिया है। तो जो आप ये देख रहे हो पूरा पोर्ट, ठीक है, ये पूरा जो पोर्ट आप देख रहे हो, ये हमने क्या करा है, इसको एक नहर के द्वारा जोड़ रखा है, इसको हमने नहर के द्वारा जोड़ रखा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक भू आवध पत्तन ये था। समझ आ गया। और इ- एक भाई पत्तन का विकास जो है लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान के लिए विकसित किया गया है। यानी कि जो आपका ये भू आवत पत्थर है, जिसको हम भाई पत्तन भी बोल सकते हैं, ये लौह अयस्क, पेट्रोलियम हो गया, जो नॉर्मल सामान हो गए, सामान्य नौभार, तो उसके निपटान के लिए विकसित करा गया है। और पृष्ठ प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, यही दो मेन है, ठीक है भाई, जो जो इस पत्तन का यूज करते हैं। ये दिखाई दिया था आपको। आगे चलो, अब हम बात करते हैं चेन्नई पत्तन की। नाम से पता चल रहा है तमिलनाडु का पत्तन है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो चेन्नई पत्तन की बात करूं, तो चेन्नई पत्तन जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है, और ये सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। और ये कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम समझते हो भाई, आर्टिफिशियल है, यानी ह्यूमन मेड है। आर्टिफिशियल है, जो कि जिसको 1859 में बनाया गया था। और तट के निकट जो आपका उथला जल है, उसके कारण ये पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल है, ठीक है भाई। तो जो तट के पास तो है, अब तट के निकट क्या है ना, जल थोड़ा उथला हुआ है, क्या है, थोड़ा उठा हुआ है ऐसे जल, ठीक है, थोड़ा उठा रहता है। तो उथले जल की वजह से क्या, यहाँ पर जो है बड़े बड़े पोत नहीं आ सकते, जैसे कि पारादीप का था, है ना, वहां पर क्या है, उसका पोताश्रय बहुत गहरा है, तो वहां पर भारी जहाज भी आ सकते हैं। लेकिन जो है ये जो तट के पास अपना जो चेन्नई पत्तन है, चेन्नई पोर्ट है, जहाँ पर ये वहाँ का जो जल है थोड़ा उठा हुआ है, तो जो जिस वजह से क्या है, यहाँ पर विशाल पोत नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है भाई। और तमिलनाडु और जो पुदुचेरी है, इसके क्या है, पृष्ठ प्रदेश है। आगे चले, एन्नोर पत्तन तथा तूतीकोरिन पत्तन, ठीक है, एन्नोर पत्तन तथा तूतीकोरिन पत्तन दोनों ही कहाँ ही है, अपना तमिलनाडु के अंदर है, समझ रहे हो। तो तमिलनाडु में नई विकसित, जो नया विकसित किया गया पत्तन है, वो क्या है, एन्नोर पत्तन है और तूतीकोरिन पत्तन है। तो तूतीकोरिन पत्तन और एनोर पत्तन का जो विकास है, बेसिकली किस लिए करा गया है, ताकि चेन्नई पत्तन पर दबाव कम हो जाए। तो अगर एक नया पत्तन बनाया जा रहा है, बेसिकली दूसरे पत्तन पर दबाव कम करने के लिए ही बनाया जा रहा है, ये आपको पता है। तो एनोर पत्तन और तूतीकोरिन पत्तन का विकास जो है चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। और ये विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, ठीक है, जो दोनों ही पत्तन है, तूतीकोरिन, एनोर पत्तन, ये जो अलग अलग प्रकार के जो नौभार है, यानी नाव पे रहने वाला बहार, तो उसके अलग अलग भार का निपटान ही करते हैं, जिसके अंतर्गत कोयला आ जाता है, नमक है, खाद्यान्न वाली वस्तु आ जाएगी, खाद्य तेल आ जाएगा, चीनी, रसायन, पेट्रोलियम के उत्पाद शामिल होते हैं, जिसका ही निपटान करते हैं। ये नहीं कोई स्पेशली कोई वस्तु होगी उसका ही निपटान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। विभिन्न प्रकार के नौभार के निपटान के लिए यूज करा जाता है, मैंने सामान बता दिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है हवाई अड्डे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ये मैप आपको दे रखा होगा आपकी बुक के अंदर, जहाँ पर आपको सारे वायु मार्ग के बारे में बता रखा है कि इंडिया के अंदर कितने सारे वायु मार्ग है। देखो, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ना वायु परिवहन का यूज भी होता है। देखो, समुद्र मार्ग का यूज तो होएगा ही होगा, लेकिन कोई ऐसी वस्तु भी होती है कई बार जल्दी, जिसको बहुत जल्दी पहुंचाना होता है, क्योंकि वो नाशवान होती है, क्योंकि मतलब उसमें ज्यादा टाइम लेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो ऐसे ही गायब हो जाएगी। तो क्योंकि वो नाशवान वस्तु होती है, तो उसमें जल्दी पहुंचाने के लिए वायु परिवहन का ही यूज करा जाता है। तो वायु परिवहन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। अब जो वायु परिवहन का यूज बता दिया क्यों होता है, लंबी दूरी वाले उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामान, जिसका रेट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई वैल्यू की है, और नासवान सामान है, तो उसको कम से कम समय में ले जाने के लिए वायु परिवहन का यूज करता है, क्योंकि हमें एक एज मिलता है कि भाई जल्दी पहुंचा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो।
और यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। अगर आप सोच रहे हो बहुत भारी सामान को आप जहाज के जरिए, वायु परिवहन के जरिए पहुंचा दोगे, तो ये एक अनुपयुक्त और एक ये बेवकूफ़ी मानी जाएगी, क्योंकि ये महंगा भी होता है, आपको लाभ ना के बराबर ही होगा। और यही कारण है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी को घटा देता है, क्योंकि महंगा है ना, इस वजह से क्या होता है कि महासागरीय मार्गों का अधिक यूज होता है, किसकी तुलना में, वायु परिवहन की तुलना में। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। और देश में टोटल जो है 25 मुख्य हवाई अड्डे हैं, कार्य कर रहे हैं फिलहाल तो 25, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के अंतर्गत मैं बात करूं तो ये सब आ जाएंगे, अहमदाबाद, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का मतलब समझ रहे हो ना, जिनसे व्यापार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई हो जाएगा अपना, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु है। ऐसे आपका विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कन्नूर, ये सब क्या है आपके 25 ऐसे हवाई पत्तन है जिनका यूज होता है वायु परिवहन के लिए, वायु परिवहन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। समझ आ रहा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और 2017 के बाद से जो उड़ान योजना के तहत जो है 9 हेलीपोर्ट और दो जल हवाई अड्डे सहित कुल 73 असेवित और अल्प सेवित हवाई अड्डों को चालू किया गया है। मतलब जिन जो अभी सेवा नहीं दे रहे हैं या कुछ सेवा दे रहे हैं तो बहुत ना के बराबर सेवा दे रहे हैं, यानी अल्प सेवित है, तो हवाई अड्डों को चालू करा गया है उड़ान योजना के तहत। ठीक है भाई, 9 हेलीपोर्ट है और 2 जल हवाई अड्डे हैं। ठीक है भाई। तो और 73 ऐसे जो कि असेवित है तो अल्प सेवित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।